नमस्कार, मैं हूं काजल। आप देख रहे हैं एक ही न्यूज चैनल। देखते हैं आज की ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा की विधानसभा अलीगंज में आई बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सीमा साक ने यहां बीएसपी प्रत्याशी जुनैद मियां के समर्थन में अपने समाज के लोगों से और सब समाज के लोगों से अपील की कि उन्हें भारी मतों से जिताएं। इसके अलावा उन्होंने क्या जानकारी समाज को दी, ये भी आप देखेंगे इस इंटरव्यू के दौरान। तो चलते हैं सीधे सीमा साक के पास। देखिएगा, इसमें मौजूद हूँ अलीगंज में और यहाँ पर जो है बीएसपी प्रत्याशी जो है जुनैद मियां वो मेरे सामने मौजूद हैं। उनके साथ में बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीमा कुशवाहा जी मेरे सामने मौजूद हैं और वह हाई कोर्ट की वकील भी हैं। निर्भया कांड केस में केस लड़ा था और कामयाबी हासिल की थी। इसके साथ ही हाथरस कांड में भी जो है वह सफल रही है। चलते हैं सीधे सीमा जी के सामने और मालूम करते हैं कि वह किस तरह की रणनीति लेकर आई हैं और क्या यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के लिए संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार सभी हमारे अलीगंज 103 विधानसभा के माताओं, बहनों, भाइयों को कि यहाँ आने का हमारा जो मकसद है वो सभी लोगों को पता है। हमारे ये भाई हैं और यहाँ अलीगंज की धरती के ये बेटे हैं, भाई हैं जुनैद मियां जी। ये यहाँ से प्रत्याशी हैं बसपा से। बसपा पार्टी ने इनको टिकट दिया है और यहाँ पर आपको काम करेंगे। ये जब विधानसभा चुनाव जो है ये जीतेंगे, लेकिन उससे पहले किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये पूरे परिवार की मैं बात कर रही हूँ। जितना मैंने यहाँ के लोगों से बातचीत की है मुझे पता चला है पूरी तरीके से लोगों का एक मत है कि हम भाई को जिता करके विधानसभा भेजेंगे। पहले आपके पिताजी भी रहे हैं और भी परिवार के बहुत सारे सदस्य रहे हैं। पॉलिटिक्स को एक्चुअल में कैसे सामाजिक काम में परिवर्तित किया जाता है इस परिवार से कोई सीखे। तो हमारे अनुरोध है हाथ जोड़ करके अलीगंज के लोगों से और स्पेशली साक समाज के लोगों से कि आप हमारे इस भाई को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता करके विधानसभा भेजें और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं। जैसे अन्य सरकारों में गुंडागर्दी रही है, बीजेपी में भी कम नहीं है, तो जैसे आपकी सरकार बन जाती है तो बहन जी का भी सही रहता है लॉ ऑर्डर। लेकिन आपके माध्यम से जरा महिलाओं के लिए और यहाँ के जो अराजक तत्व है उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए जनाब, आपके सवाल में ही ये आंसर आ गया कि बसपा जो है उसके शासनकाल में कानून का राज क्या होता है। इससे बेटर उत्तर प्रदेश की जनता इसके अलावा कोई और नहीं बता सकता है। 2007 से 12 का जो शासनकाल रहा है, बहन जी ने ये करके दिखाया कि कानून का राज क्या होता है। महिला सुरक्षा की बात करें, हमारी बेटियां रात में फ्री घूम सकती थी, स्वतंत्र थी, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं होती थी। बीजेपी पार्टी की अगर बात करें वर्तमान में, तो इन्होंने हाथरस में एक बिटिया के साथ जिन अपराधियों ने क्राइम किया था, जो एक्यूज्ड है उसमें, उन्होंने गैंगरेप किया, मर्डर किया। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन की जो पुलिस है, पुलिस व्यवस्था इनकी इस तरीके से काम कर रही है जैसे ऐसा उत्तर प्रदेश की जनता को महसूस हो रहा है कि ये लोग खुद ही गुंडे जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उस बिटिया को इन्होंने रात में मिट्टी का तेल डाल करके उसकी डेड बॉडी को रात में 2:30 बजे जला दिया। माँ हाथ जोड़ करके भीख मांगती रही है। और हमारे या पूरे भारत के ये कल्चर में है कि जिसकी भी मृत्यु होती है वो कैसे भी हो, अंतिम संस्कार सम्मानपूर्ण गर्मापूर्ण तरीके से किया जाता है। कोविड के टाइम हम सभी ने देखा कि किस तरीके से लोगों की डेड बॉडी रिवर में बह रही थी और लोग तड़प रहे थे, परेशान थे। लेकिन पूरी तरीके से हमारे देश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार फेल रही। कोविड के टाइम में जितनी मौतें कोविड वायरस के वजह से नहीं हुई, उससे ज़्यादा मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। और वो नेग्लिजेंसी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की थी, जिसको ये कभी भी जिसको ये कभी एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। आपने लेकिन गलत नहीं बोलते हैं। मनीष गुप्ता हत्याकांड की बात करें, गोरखपुर में एक भाई अपने दोस्तों के साथ होटल में बैठा आराम से रेस्ट कर रहा है। ये पुलिस वाले इनके जाते उत्तर प्रदेश सरकार के अवैध वसूली करने की कोशिश करते हैं। वो भाई मना कर देता है, उसको 5वीं मंजिल पर उसका मर्डर करके घसीटते हुए डेड बॉडी लाते हैं। इतनी निरंकुशता इस सरकार में जी। कुल मिलाकर क्राइम काफी चरम पर रहा है। एक और चीज, ये लोग बात करते हैं 80-20 की। हमारे देश भारत का जो फाउंडेशन है ये भाईचारे सौहार्द पर टिका हुआ है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने हमेशा सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की कोशिश की। जब भी इलेक्शन आएगा वो तो उत्तर प्रदेश की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि ये
ये बात जो इन्होंने एक दो बार बोली है 80-20 बार, अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ती मंच से सार्वजनिक रूप से ये बात बोल सके। तो इस तरीके से अब जनता जब जागरूक हो चुकी है और पूरी तरीके से अवेयर होकर के वोट कर रही है, तो ये अलीगंज की जनता भी, यहाँ के जो लोग हैं वो भी समझ चुके हैं कि उनका असली हितैषी कौन है। तो इसीलिए मैं जनता से अपील करती हूँ और लोगों को खुद भी पता है कि आपका जो अपना भाई है जुनैद मियाँ, इसको ये विधानसभा भारी से भारी मतों से विजयी बना करके भेज रहे हैं। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता जो है, लोग हैं, क्योंकि इस बेटी ने भी निस्वार्थ लोगों के लिए काम किया है और मैंने बसपा ज्वाइन की है, तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ पॉलिटिक्स करना नहीं है, जन सेवा करना है। बीएसपी जब जब सत्ता में रही, आम जनमानस के लिए उन्होंने काम किया, युवाओं के लिए काम किया, 23 लाख नौकरियां दी थी। आज अन्य पार्टियां वादा कर रही हैं, लेकिन बहन जी ने वो करके दिखाया। किसानों की बात करें, इस पार्टी में, बीजेपी पार्टी में, किसानों को इनके मंत्री के बेटे कुचलते हुए दिन दहाड़े निकल जाते हैं, लेकिन जब बहन जी शासनकाल में थी, उनकी सरकार थी, उन्होंने 42,000 करोड़ का ऋण माफ किया, एमएसपी का रेट दुगना किया, एक्सप्रेस वे बहन जी ने बनवाया, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज बहन जी ने बनवाया। अगर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में विकास की चीज़ों को गिनाया जाए तो बहन जी के अलावा किसी ने कभी किया नहीं है उतना। तो अब की बार तो कोई घोषणा पत्र ही नहीं बनाया आपने, तो क्या क्यों नहीं बनाया ऐसा घोषणा पत्र बनाना मुझे लगता है मेरे भारत के संविधान का अपमान करना है, क्योंकि जो भी पार्टियां घोषणा पत्र बना रही हैं वो झूठे वादे कर रही हैं, जुमलेबाजी कर रही हैं। बहन जी घोषणा पत्र इसलिए नहीं बनाती क्योंकि इस देश का जो संविधान है, उसके जो प्रिंसिपल हैं, जो उसका लोक कल्याणकारी राज्य है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हम उन्हीं को लागू करते हैं। अपने घर के लोगों, अपने देश के लोगों, अपने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए हमें घोषणा करने की जरूरत नहीं है। उनकी जरूरतों को बहन जी अच्छे से समझती है। मैडम, प्रशासन का तो आपको सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का, या भेदभाव देखने को मिलता है? प्रशासन का हर जगह भेदभाव देखने को मिलता है। अभी हम लोग आ रहे थे तो प्रशासन हमें रुका रहा है, रोक रहा है, गाड़ियां चेक कर रहा है, तो भेदभाव तो पूरी तरीके से है। लेकिन प्रशासन जो है वो किसके कहने पे काम कर रहा है, एवरीबडी नोज कि क्या हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसी सरकारों को जहाँ पर लोगों के साथ भेदभाव हो, गिरा देना ही जरूरी है, हटा देना सत्ता से जरूरी है। योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, कहते ठोको। ये इनके लोग, इनके पुलिस वाले जो लोग हैं वो अपराध कर रहे हैं, तुम किसको ठोकना चाहते हो? जो इनोसेंट पर्सन है उत्तर प्रदेश का, इन्होंने कितने लोगों के फर्जी एनकाउंटर्स करवाए। एक यहाँ की घटना है कानपुर की, 10वीं मंजिल से एक बिटिया को रेप करके फेंक दिया, 1 घंटे तक वो बेटी पड़ी रही। प्रतीक वैश्य जो कि इस पार्टी का सपोर्टर है, बीजेपी पार्टी का, उसकी चार्जशीट बहुत बाद में जाकर के फाइल हुई। कोई इनकी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते। ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी कमियां गिना दें इनकी कि मुझे लगता है, लेकिन ये जनता तक पहुंचने नहीं देते हैं उन चीज़ों को। कितनी सीट आ रही है, मान रही कितनी सीट आ रही है? हम फुल बहुमत में आ रहे हैं। 2007 में जिस तरीके से हम फुल मैंडेट में आए थे, भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ बंधु, सारा मीडिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं ओपिनियन पोल में कि बीएसपी फाइट में नहीं है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही दिखा रहे जैसा 2007 में दिखाया था। लेकिन जब वोट खुला तो हम फुल बहुमत में थे। ग्रास रूट लेवल पे जाकर के हम काम कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारी सारी सीटें निकल रही हैं। तो जब बसपा की सारी सीटें निकल रही हैं तो फिर और पार्टियों को कहाँ से मतलब वो लोग विनर हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन लोगों से मैं कहूँगी, बसपा के कार्यकर्ताओं से, उनके वोटर से, आम जनमानस से आप लोग विश्वास रखिए, हम लोग जीत के आ रहे हैं और आपका ये भाई यहाँ से जीत के जा रहा है विधानसभा। देखिए, मैं हाथ जोड़ करके अलीगंज के 103 विधानसभा के सभी लोगों से अपील करती हूँ कि अपने इस बेटे जुनैद भाई को आप भारी से भारी मतों से जिताएं। 20 तारीख को चुनाव है। पोलिंग बूथ पर सबसे पहले बसपा पार्टी के जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनकी लाइन सबसे पहले होनी चाहिए, बाकी लोग पीछे आ जाएं, क्योंकि आपका भाई ने यहाँ काम किया, इस परिवार ने बहुत काम किया है, तो इनको भारी से भारी मतों से जिताएं। आप सुन रहे थे सीमा जी के लिए यहाँ पर जो है अपील करने आई हैं अपने समाज से भी, और साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने आई हैं सीमा जी। हाई कोर्ट की वकील भी हैं, इसके अलावा बहुत बड़े केस इन्होंने लड़े हैं, किसी के परिचय की मोहताज नहीं है, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है सीमा जी के लिए। इसके साथ ही मैं जुनैद से ही मालूम करूँगा, एक बार वो पुनः अपील करते हैं क्योंकि लास्ट है इस समय प्रचार का उनका। तो जुनैद भी एक बार कहते हैं अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? आप सब लोगों से, जैसा कि आपको पता है, चुनाव कंप्लीट होने जा रहा है, प्रचार खत्म होने जा रहा है,
मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि आने वाली 20 तारीख को एक मौका मुझे दे के अपना सबका जो मेरा नारा है, मुख्य नारा है कि मैंने एक डेवलपमेंट की बात करी है यहाँ पे, मैंने बदले की नहीं बदलाव की बात करी है यहाँ पे। दूसरी चीज़, जैसी जिसकी हिस्सेदारी वैसी उसकी भागीदारी। अब तक आपने जो देखा यहाँ वो दूसरी तरह की राजनीति देखी, एक बार मुझे मौका दे के देखिए तो आप यकीनन दूसरी तरह की राजनीति देखेंगे। उसी बदलाव की राजनीति के लिए मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आने वाली 20 तारीख को मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। जुनैद मियां ने भी आपके सामने अपील कर दी है और यहाँ की पब्लिक से यानी वह हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं कि उनके लिए ज़्यादा वोट हो। और यादव समाज भी मेरे सामने मौजूद बैठे हुए हैं। यादव समाज के यहाँ पर अच्छे नेता हैं, प्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष भी पूर्व में रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है ब्लॉक प्रमुख हैं। और मैं उनसे भी कहना चाहूँगा 2 शब्द अपने समाज के लिए कहें। आइए, क्या कहना चाहेंगे यादव समाज से अपने? मैं अपील करता हूँ अलीगंज विधानसभा 103 की जनता से कि जुनैद मियां युवा प्रत्याशी है और बहुत ही कर्मठ और योग्य प्रत्याशी है। अन्य जो नेता हैं वो काफ़ी एजड हैं, 70 साल 72 साल के। तो हमारी जनता से अपील है कि ऐसे प्रत्याशी को चुने जो जनता के हितों में काम करे। और हमारा भी अपना अनुभव है, जनता के हितों में हमने 20 वर्ष से काम किया है, जनता के सम्मान के लिए हमने काम किया है और जनता को न्याय दिलाने का काम किया है। इसलिए हमारी जनता से, माताएं बहनों से, भाइयों से, नौजवानों से अपील है कि जुनैद मियां जैसा नेता जब यहाँ चुन के जाएगा विधानसभा अलीगंज से लखनऊ के लिए, तो निश्चित ही जनता को मान सम्मान और न्याय मिलेगा। शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले 3 अभियुक्तगण गिरफ्तार। आज गाजियाबाद पुलिस ने शादी का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। आइए जानते हैं क्या रिपोर्ट देते हैं प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी। जनपद गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक एफआईआर पंजीकृत था, जिसमें एक व्यक्ति को एक जेनिफर जॉनसन नाम की लड़की बनकर एक नाइजीरियन युवक उनसे बात करा करते थे और उनसे दोस्ती करने के नाम पे इंडिया आने की बात कर रहे थे। उन्होंने विश्वास दिलाने के लिए एक 3.5 लाख पाउंड का ड्राफ्ट बनाया और एक टिकट बनाया कि वो लंदन से बम्बई आ रहे हैं। और जब वो यहाँ पर आ गए तो उन्होंने ये बताया कि कस्टम्स वाले उनसे कस्टम्स ड्यूटी मांग रहे हैं इस ड्राफ्ट के एवज में, जिसके एवज में उनसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया। तो इसी तरीके से उनको ठग के उन्होंने 24 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में उनसे लगभग 7 लाख रुपया उनसे ठग लिया था। इसी विवेचना के क्रम में हम लोगों ने इसमें 3 गिरफ्तारियां सुनिश्चित करी हैं, जिसमें कि प्रिंस पांडे जो कि बलिया के रहने वाले हैं, अरविंद वर्मा जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं और एक नाइजीरियन युवक हैं जिनका नाम है अक्का दीदार। ये दिल्ली में प्रेजेंटली रह रहे हैं, इनको गिरफ्तार करा है। ये लगभग 18 महीने से कृत कर रहे थे, जिसमें इन्होंने कई लोग को ठगा है और इनके 6 महीने से जो हमने लास्ट बैंक अकाउंट्स देखे हैं उसमें 90 लाख रुपए हम लोगों ने सीज करे हैं। सर, लोगों से कैसे संपर्क किया करते थे? लोगों से ये फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क करा करते थे, महिला मित्र बन के उनको लुभाया करते थे और उनको उसके बाद ठग लिया करते थे। सर, ये नाइजीरियन व्यक्ति पकड़ा गया है, इसका क्या रोल है इसमें? ये देखिए, नाइजीरियन व्यक्ति का मेन रोल ये है कि नाइजीरियन व्यक्ति ही ये महिला बन के चैट करा करते थे। इसमें जो बबलू शर्मा हैं ये फर्जी एड्रेस पे खाते खुलवाया करते थे और खाता खुलवाने के बाद ये एटीएम और जो चेकबुक होती है ये प्रिंस पांडे और अरविंद वर्मा को दे दिया करते थे। बबलू शर्मा को हर खाता खुलवाने के एवज में 3000 रुपया मिलते थे और प्रिंस पांडे और अरविंद वर्मा ये जो एटीएम होता था इसको फिजिकली नाइजीरियन व्यक्ति को हैंडओवर कर दिया करते थे और जब भी कोई फ्रॉड करते थे नाइजीरियन व्यक्ति, उसके एवज में जो भी पैसे आते थे तो उसके 7% का कट ये प्रिंस और अरविंद लिया करते थे। सर, इन्हें आइडिया कहां से मिला कि इस तरीके से फ्रॉड करना चाहिए? देखिए, ये पहले से ये फ्रॉड कर रहे हैं और इस तरह के गैंग पूरे इंडिया में सामने आए हैं और इसी तरह के ठगी के मामले में नाइजीरियन व्यक्ति पहले भी उत्तराखंड में एक बार 2020 में जेल जा चुके हैं।